हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता त्रिपाठी और मैं भोपाल से हूँ। और अभी हाल ही में MPPSC 2015 के एग्ज़ाम में मुझे रैंक 1 हासिल हुई है और इसके तहत मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। इसके पहले MPPSC 2012 में मुझे डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की पोस्ट अलॉट हुई थी और उसी के तहत मैं अभी भोपाल में एज अ प्रोबेशनरी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अभी मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कैसे प्रिपरेशन की जाए MPPSC की, कैसे उसमें डिफरेंट फेजेस में कैसे उसको प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे मोटिवेशन कैसे मिले, कैसे पर्सनल मैनेजमेंट किया, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया। तो मैं आज आप सबसे अपनी पूरी जो MPPSC पूरी सिविल सर्विसेज के लिए मैंने जो तैयारी स्टार्ट की 2012 से, तो वो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने BE किया है कंप्यूटर साइंस में और 2011 में मैं पास आउट हुई थी इंदौर से SGSITS से। उसके बाद मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। तो ग्रेजुएशन के समय मैंने बस डिसाइड किया था कि मुझे प्रिपरेशन इसकी करनी है, पर मेन तैयारी जो है वो उसके बाद डिसाइड हुई थी, उसके बाद तैयारी मैंने स्टार्ट की है। तो उसकी तैयारी करते समय मैंने कुछ समय कोचिंग ली है, मैंने दिल्ली से कोचिंग ली थी कुछ महीने की। उसके बाद की जो मेरी पूरी प्रिपरेशन थी वो पूरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। 2012 से मैंने एग्ज़ाम राइट करना स्टार्ट किया था MPPSC का। तो मैं मेनली MPPSC की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूँगी। MPPSC का एग्ज़ाम मेनली 3 फेजेज़ में होता है, हम सब जानते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने आता है कि क्या हम प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करें या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करें। तो मेरा सजेशन ये है, अगर हम तैयारी कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं तो दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होती है क्योंकि कंसेप्ट जो क्लियर होते हैं वो मेंस की तैयारी में होते हैं। ब्रॉडर हमारी जो तैयारी होती है वो मेंस की होती है। तो इसलिए मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ स्टार्ट करें। लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीलिम्स होने के पहले एटलीस्ट अराउंड 2 महीने पहले से हमें पूरा का पूरा टाइम प्रीलिम्स के लिए देना चाहिए। तो प्रीलिम्स जो है एग्ज़ाम, उसके हमारे 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है हमारा CSAT का। तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। एक्चुअली उसमें 2 पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करती थी कि एक है MP स्पेसिफिक और एक है MP के अलावा। जैसे उसमें आता है हमारा बेसिक नॉलेज, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और स्पोर्ट्स की, वेरियस कमिटीज़, और 2 उसमें 3 एक्ट्स भी हैं, जैसे SC/ST एक्ट है और सिविल राइट्स एक्ट है, उसके अलावा ह्यूमन राइट एक्ट है। तो ये 3 एक्ट्स भी उसमें पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी एक अलग तैयारी और MP स्पेसिफिक तैयारी एक अलग तैयारी। तो इनकी जब तैयारी हम स्टार्ट करते हैं सारे सेक्शंस की, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कौन से सेक्शन से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हमें जैसे जो बेसिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो हमें पढ़ना ही है। और इसकी तैयारी के लिए जो बुक सजेस्ट करते हैं, एक तो नॉर्मल हम NCERT पढ़ सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री के लिए NCERTs हैं 6 to 12 की, मेनली 11-12 की, क्योंकि उनसे वो काफ़ी ब्रॉड हैं और उनसे हमें मेंस की तैयारी भी प्रॉपर होती है हिस्ट्री की। और उसके अलावा पॉलिटी, तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत, उसके लिए बुक है। और उसके अलावा ज्योग्राफी, तो उसके लिए ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम पढ़ते हैं तो इनसे हमारी प्रीलिम्स की तैयारी तो होती ही है, साथ में हमारी मेंस की तैयारी भी काफ़ी हो जाती है। एक बुक MP के लिए बोली जाती है ल्यूसेंट, जो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। मैंने बुक वो नहीं पढ़ी थी, मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे नोट्स प्लस NCERT और रेफरेंस बुक से मैंने पढ़ा था। लेकिन ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले एक बार बेसिक NCERT और जो रेफरेंस बुक है उनको एक बार कंप्लीट कर लें। उसके अलावा जो एक सेक्शन है वो है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए कोई भी आजकल वेरियस कोचिंग के नोट्स अवेलेबल रहते हैं या फिर डिफरेंट बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, तो वहाँ से कोई भी बुक ले लें और उसमें से कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे HTML का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आसानी से हम मतलब उनको सॉल्व कर सकते हैं।
उसके अलावा जो एक्ट्स हैं तो उनके लिए तो बेयर एक्ट, काफ़ी उनकी बुक्स आती हैं, पुड़ेकर वगैरह, आजकल तो वेरियस पब्लिकेशंस निकालने लगे हैं, तो उन एक्ट्स को, उन वेरियस एक्ट्स को हम पढ़ते हैं और उन एक्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20-25 क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी हो सकता है कि कभी 10-15 आ जाए, पर अगर उनके जो क्वेश्चन आते हैं कि धारा, किस धारा में क्या प्रोविज़न है, तो इस तरीके से तो वो एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है एमपी के लिए। करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड्स से रिलेटेड और कमिटीज़ से रिलेटेड मेनली पूछे जाते हैं, और एमपी की स्कीम्स और इंडिया स्पेसिफिक स्कीम्स भी, कि उनकी मेनली वो किस दिन लॉन्च हुए, उनके मेन प्रोविजंस क्या हैं। तो इस सब के लिए जैसे वेरियस साइट्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एक साइट रेफ़र की थी, जीके टुडे भी रेफ़र की थी, उससे मुझे वेरियस सेक्शंस के अलग अलग करंट अफेयर साल भर का मिल गया था। उसके अलावा जो एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी स्पेसिफिक पढ़ने के लिए कोई भी हम बुक ले सकते हैं, पुड़ेकर की है, अरिहंत की है और अरुणोदय की है, लेकिन जो स्पेसिफिक जानकारी जिसमें अगर हमें सटीक जानकारी चाहिए, क्योंकि कई बार इनमें जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें अलग अलग मिलते हैं, तो इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी है, उसकी जो बुक आती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार निर्माण एक ये न्यूज़पेपर है जो पिछले 1 साल से क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकाल रहा है, उनमें इंफॉर्मेशन भी रहती है, एमपी स्पेसिफिक भी रहती है, और उसके अलावा योजनाओं की रहती है, और उसमें जो फैक्ट आते हैं वो बिल्कुल सटीक फैक्ट होते हैं, उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो जो ये फैक्ट्स हैं एमपी स्पेसिफिक, तो हमें रोजगार निर्माण से, तो वो तो वीकली आता है और उसको सॉल्व करना ही चाहिए, उसको पढ़ना ही चाहिए रोजगार निर्माण को। तो ये कुछ प्रीलिम्स के लिए कि इनको अगर हम करते हैं तो हम आसानी से 80 to 85 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सेकंड पेपर है सीसैट का वो क्वालिफाइंग हो गया है, उसमें बस हमें 33% लाना है, कि उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, तो उसमें हमें इतना, वो जो सेकंड पेपर है वो हमें उतना ट्रबल नहीं करता है। मेन है पेपर वन जीएस का, तो उसकी तैयारी हमें मतलब मेन हमें जिस पे हमें फोकस करना है वो है पेपर 1 पे, तो उसके लिए हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो होता है मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के हमारे मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, हालांकि उसमें कंपटीशन आजकल ज़्यादा है, लेकिन जो मेन है वो है मेंस का। तो मेंस की तैयारी जब हम करते हैं तो वो हमने पहले से भी करनी ही है, और आजकल अब मेंस का सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। पहले जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन उस समय ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, एकदम डिफरेंट पैटर्न था, जीएस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, पर अब जो है वो जीएस के 4 पेपर होते हैं मेंस में। तो मेंस के जो जीएस के 4 पेपर हैं उनको वेरियस कैटेगराइज किया है डिफरेंट टॉपिक्स में। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें सिलेबस याद हो, कि हमें पता हो कि कौन सा जो सेक्शन है वो किस पेपर में है। प्लस क्योंकि जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो मेंस का सिलेबस है पूरा, जिस तरीके से मेंस का पेपर आता है वो 2 सेक्शंस में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जैसे पेपर 1 का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में मेनली हम अगर देखें तो ब्रॉडली हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेंस के, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। इनके फिर वेरियस सब सेक्शंस भी हैं, लेकिन जैसे अगर हम इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो मेनली हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो सेक्शन ए में आता है, और जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो सेक्शन बी में आता है। तो हम ऐसा, अगर हमारे पास कई बार टाइम की कमी होती है मेंस लिखते समय, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों में से एटलीस्ट हमारे दोनों सेक्शंस कवर हो जाएं, क्योंकि हमें इसमें चॉइसेस भी आती हैं, काफ़ी इंटरनल चॉइस होती है क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से हमें सेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेंस की स्ट्रेटजी प्रीलिम्स से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता है, पर मेंस में हमारी सोच भी रिफ्लेक्ट होती है हमारे आंसर्स में। उसमें हमें फैक्ट्स तो डालने ही हैं, उसमें हमें कंसेप्ट भी डालना है, और उसमें हमें एक स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो उसमें हमारी जो हम सोचते हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जैसे हम उसकी प्रिपरेशन इसलिए थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम डिफरेंट पेपर्स की बात करें, पहला पेपर है पेपर 1 जो जीएस का है, तो उसमें एक पोर्शन है हिस्ट्री,
हिस्ट्री में डिफरेंट सबसेक्शन है, जैसे पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री और उसमें उसके अलावा है उसमें इंडियन हिस्ट्री और फिर है कल्चर भी आता है और उसमें एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री भी है। तो जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके लिए मैंने जो बुक रेफ़र की थी वो थी 11th-12th की एनसीईआरटी। वो मुझे मोर देन इनफ लगी थी, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटीज़, ना कि नई एनसीईआरटीज़। उसके अलावा स्पेक्ट्रम से कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें से किए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री की देखिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ पे मैंने फोकस किया था। उसके अलावा नॉर्मल लोई की भी बुक आती है पर उसको मैंने नहीं पढ़ा था। मेनली इन जो एनसीईआरटीज़ है उनसे काफ़ी कुछ कवर हो गया था। इसके अलावा जो कल्चर है, कल्चर वाला पार्ट हिस्ट्री की जब हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं अलॉन्ग विद दैट एक फ़ाइन आर्ट्स की भी हिस्ट्री के अंदर बुक आती है। हिस्ट्री की 11th की है कल्चर की बुक, उससे ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए थे। एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए जो हमने हिस्ट्री प्रीलिम्स में जो भी बुक यूज़ की है उसके थ्रू हो जाती है। तो ये हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा फिर आता है जोग्राफ़ी के हम पोर्शन जब डिवाइड करते हैं तो उसमें वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिजिकल जोग्राफ़ी, फिजिकल वर्ल्ड जोग्राफ़ी, फिजिकल इंडियन जोग्राफ़ी। तो इसके लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, कुछ पोर्शन हम जीसी लियोंग से पढ़ सकते हैं। मैंने मेनली जैसे क्लाइमेट वाला सेक्शन था तो वो मैंने जीसी लियोंग से पढ़ा था। उसके अलावा मृणाल जो एक साइट है तो उससे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उन्होंने मृणाल के कुछ वीडियोस हैं जोग्राफ़ी के लिए, उससे कंसेप्ट क्लियर करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल बुक से रट के हम वहाँ पे आंसर राइटिंग अब नहीं कर सकते। जिस तरीके से एमपीपीएससी का भी पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हाँ, कहीं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के दिया तो अगर हमारी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट भी क्लियर हो। मृणाल के वीडियोज़ हैं, एक मैम के वीडियोज़ हैं उसमें, तो वहाँ पर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी काफ़ी टॉपिक्स में। उनकी स्लाइड्स मैंने देखी थी, वो पढ़ी थी मैंने। उसके अलावा जो जिनके अगर जैसे मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जब जोग्राफ़ी की बात करते हैं तो जोग्राफ़ी ऑफ एमपी या जोग्राफ़ी ऑफ इंडिया में तो उसमें मैप्स बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैं लगभग हर क्वेश्चन में जोग्राफ़ी और जोग्राफ़ी के एमपी से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड एक डायग्राम आ जाता था, मैप मतलब मोस्टली आ जाता था उसमें। जैसे अगर वो मिनरल्स ऑफ एमपी पूछ रहे हैं तो उसमें, या फिर जनरल इवन अगर वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम पॉपुलेशन पिरामिड बना सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस जो स्टेट्स हैं उनका इंडिया का दिखा सकते हैं। अगर वो हमसे पूछ रहे हैं, इवन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में ही चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं जब, तो किस तरफ ज़्यादा, किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। मतलब हम रीज़न वाइज अगर हम अपने आंसर्स को थोड़ा सा डिपिक्ट कर पाएँ मैप्स के थ्रू तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। जोग्राफ़ी में उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो ये है। उसके अलावा जो मुझे एक बात और लगती है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में कि पेपर का जो पैटर्न है तो वो काफ़ी लेंदी है। पेपर बहुत लेंदी आता है, हमें 1.5 घंटे में 2 सेक्शंस करने हैं, पूरा टोटल 3 आवर्स में 2 सेक्शन करने हैं। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट की। हम 3 मार्कर भी पूछते हैं, वो 6 मार्कर भी पूछते हैं, 15 मार्कर भी। जब मैंने 2014 का मेंस दिया था तब उस समय जो मैं टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पाई थी। जो मेरे 15 मार्कर थे जिनमें वो 300 वर्ड्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं आंसर्स में, उसमें मोस्टली मैंने 150 to 200 वर्ड्स ही लिख पाए थे। तो क्योंकि 3 मार्कर्स में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया था, तो उस हिसाब से हमें टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलना रहता है। तो वो उसको कि हम कैसे टाइम मैनेज करें उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने पेपर्स उठाएं। अब तो 14, 15, 16 3 साल के हमारे पास पेपर्स हैं, उनको हम लिखें, पेपर को सॉल्व करें, हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं कि हमें किस पैटर्न को फॉलो करना है। अब पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में मेनली जो टॉपिक्स हैं वो पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटी है। उसके अलावा सोशल सेक्टर है जिसमें मेनली उन्होंने फोकस किया है हेल्थ और एजुकेशन पे। उसके अलावा एसएचजीज, एनजीओज, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इंटरनेशनल आईआर टॉपिक भी है उसमें, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। तो इनमें इसकी प्रिपरेशन जो है
जैसे सबसे पहले तो जो टॉपिक्स डायरेक्टली दिए गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हेल्थ पॉलिसी है या फिर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में टेक्निकल एजुकेशन, जो ऐसे वर्ड्स दिए हैं उन्होंने जो सिलेबस में ही मेंशन किए हैं, तो उन वर्ड्स के ऊपर एक जैसे मैंने खुद ने 100 to 200 वर्ड्स का एक राइटअप तैयार कर लिया था कि अगर वो 6 मार्कर में आता है तो मैं उसको 100 वर्ड्स में उस हिसाब से लिख पाऊँ, प्लस अगर वो 300 वर्ड्स वाले मतलब 15 मार्कर में आता है तो मैं उसको और कुछ एक्सटेंड कर सकूँ। तो ऐसे कुछ सिनॉप्सिस और राइटअप्स मैंने तैयार किए थे कि किस तरीके ब्रॉड टॉपिक्स पे, फिर उनके अंदर अगर इंटरनल टॉपिक्स पे आता है तो फिर वो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। तो मेजरली एक वो स्ट्रैटेजी थी। इसके लिए बुक्स जैसे पॉलिटी वाले टॉपिक के लिए तो हमारे पास बुक है कि लक्ष्मीकांत है, उससे पूरा कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स जैसे कि हमें बीच बीच में कौन से जीएसटी वगैरह हैं तो ये टॉपिक्स उसमें आ जाते हैं, प्लस बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो ये हम अपने आंसर्स में भले वो डायरेक्टली नहीं पूछे पर इनको हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने एसएचजी या इन पे पूछा है तो उसमें क्या हम कुछ अगर प्रोविजंस अभी नए आए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, प्लस अगर वो कुछ हेल्थ से रिलेटेड पूछते हैं तो हम हेल्थ वाले टॉपिक्स में फिर हेल्थ से रिलेटेड जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, कुछ स्कीम्स आई हैं, उनको हम खुद से इंक्लूड करना चाहिए आंसर्स में। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर्स की इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। इसमें गवर्नेंस भी एक टॉपिक है जिसमें सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसमें भी हमें जो करंट में चल रहा है उसको भले ही वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कभी भी, पर उनको हमें कैसे इंक्लूड करना है वो इम्पॉर्टेंट है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इनके जब हम आंसर्स लिखते हैं, खासकर पेपर 2 के जब लिखते हैं, तो उनके आंसर्स हमारे एकदम स्टैटिक नहीं होने चाहिए। उनके आंसर जैसे उनके आंसर्स में पेपर 1 में जब पेपर 2 में जब हम लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करती हूँ जैसे मैं आंसर्स में कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो भी उन्होंने जैसे अगर उन्होंने पूछा है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं तो जो भी इंट्रोडक्शन हम पहले लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन में कि हेल्थ सेक्टर में, हमारे इंडिया का हेल्थ सेक्टर में ये क्या क्या हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या आता है, फिर उसके बाद क्या क्या उसमें फ्लॉज हैं, उसमें हमारी जो मेन बॉडी जो रहेगी आंसर की वो रहेगी, प्लस जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कुछ सजेशंस देने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से मतलब कुछ पॉजिटिव सजेशंस, तो वो भी मैंने काफ़ी इसमें दिए हैं क्योंकि वो उससे हमारा एक ओपिनियन शो होता है। और वो पेपर 1 में तो क्योंकि स्टैटिक है हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन पेपर 2 काफ़ी डायनेमिक है, तो उसमें हम अगर ये सजेशंस देते हैं तो वो उससे हमारा आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो लगभग हर क्वेश्चन में आपके पास स्कोप रहता है कि आप अपना ओपिनियन भी दे सकें। उसको आप कंक्लूजन में छोटा सा कंक्लूजन देते हैं 2-3 लाइन का, उसमें आप उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 में जो पेपर 3 का जो पूरा सिलेबस है तो वो साइंस एंड टेक है, जिसमें जनरल साइंस है सबसे पहले, फिर उसके बाद है जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब टॉपिक्स हैं, आईटी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा है उसमें रीजनिंग, मैथ्स की रीजनिंग वाला पोर्शन पूरा है, तो उसमें इन जनरल जो हमारे 9, 10th, 11th, 12th के जो मैथ्स के टॉपिक 9, 10th के, बल्कि 11th के भी नहीं, 9th और 10th के जो टॉपिक्स रहते थे वो मेनली उसमें है। और उसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है सेक्शन बी वाला, वो पूरा इकोनॉमिक्स का है। तो पेपर 3 के जो 3 की जो पूरी तैयारी है तो उसके लिए मैंने जो फॉलो किया था कि पेपर 3 के लिए सबसे पहले जनरल साइंस, उसके लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी से जो 3 मार्कर हैं प्लस जो 6 मार्कर हैं वो काफ़ी कुछ कवर हो गए थे। जो 6 मार्कर में मेनली जैसे एक पैटर्न, जैसे आप जब पुराने पेपर्स देखेंगे तो एक पैटर्न भी आपको मतलब एक पकड़ में आता है कि जैसे उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल पूछा, बोहरबरी स्कीम पूछी, तो इस तरीके से वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो हम हमारी जो पूरी प्रिपरेशन है हम उस पर फिर फोकस कर सकते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसमें से, मतलब एनसीईआरटीज़ में से भी या फिर जो जनरल जो भी बुक है आपके पास साइंस की, उसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन में जैसे जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन अगर वो उसमें भी आ रहे हैं, ऑप्शन में भी आ रहे हैं, चॉइस में भी आ रहे हैं, तो भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन ही किए थे क्योंकि वो काफ़ी इजी रहते हैं। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थे, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन थे,
और नॉर्मल पाई चार्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इनमें मुझे ऐसा लगता है कि पूरे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखने की ज़रूरत है इनको। केवल वो आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर उसको 15 मार्कर में पूछा है तो वो पूरे स्टेप्स भी देखेंगे। तो इसलिए मैथ्स ये क्वेश्चंस क्योंकि हमने सीसेट वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये ईजी हो जाते हैं। प्लस इनमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आंसर सही आता है, अगर आपने प्रॉपर स्टेप भी लिखे हैं, तो ये आपको नॉर्मल अदर क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स इसमें आप फेच कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए आप कोई भी एक बुक जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं 9th-10th की, या फिर कोई भी आजकल डिफरेंट बुक्स भी आती हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो कोई भी बुक उठा के हम उसमें जो टॉपिक दिए हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी IT वगैरह जो पूछे गए हैं, तो इसके लिए मैंने किसी कोचिंग के नोट्स लिए थे, पहले से ही थे, जो जिसमें IT और नैनो टेक इन सब का बेसिक डेफिनेशन, और उसमें जैसे इसके जो क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत डायरेक्ट थे कि GIS, तो उन्होंने केवल GIS पूछा है, GPS पूछा है, बहुत डायरेक्ट थे। तो इसके ऊपर पहले से ही हम क्या कर सकते हैं कि हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने, कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसके ऊपर जो हमारे पहले से प्रिपेयर्ड नोट्स हैं 200 वर्ड्स के या 100 वर्ड्स के या 300 वर्ड्स के, वो डायरेक्टली वहाँ पे हमें उसको सोचने में भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर वो पूछते हैं ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, तो उसको हम डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हैं, उसको हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो हमारा इससे टाइम भी सेव होता है। और वहाँ पे फिर हम दूसरे क्वेश्चन जिनमें हमें सोचना पड़ेगा उनमें हम टाइम दे सकते हैं फिर। इसके अलावा एनर्जी और एनवायरनमेंट एक पोर्शन है, तो एनवायरनमेंट के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने जो बुक्स उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो पुराने एक शंकर की बुक आती थी, तो वहाँ से कुछ टॉपिक लिए थे। कुछ टॉपिक मैंने नेट से भी सर्च कर लिए थे, जैसे उन्होंने पूछा कि डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसके ऊपर मैंने क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या हम उसमें कुछ नए सजेशंस दे सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इनके कुछ नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनर्जी वाला पोर्शन था उसमें भी मेनली हमें NCERTs में भी मिल जाता है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी क्राइसिस क्या होता है। तो ये सब टॉपिक क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार जैसे आए भी हैं, जैसे 15 मार्कर में उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी क्राइसिस के बारे में या फिर पॉल्यूशन के बारे में, तो इनके ऊपर हमें काफ़ी ब्रॉड आंसर और काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें हम फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं वेरियस, जैसे अगर हमें इफ़ेक्ट्स बताना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम उसको एक पाई चार्ट्स या फिर नॉर्मल जो फ्लो चार्ट बनाते हैं कि उसमें हम सारे इफ़ेक्ट बता दें, या फिर 2-3 इफ़ेक्ट्स हम लिख दें, 2-3 इफ़ेक्ट को हम डायग्राम के थ्रू बता दें, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर पोर्शन है एक इकनॉमी का पोर्शन है। इकनॉमी के लिए अगर जो मैंने जब कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए उसमें यूज़ किया था, मृणाल के वीडियोस मैंने पढ़े थे। उसके अलावा इकनॉमी के लिए एक रमेश सिंह की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, वो मैंने उतना यूज़ नहीं किया था उसका, लेकिन वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। उसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे अगर जो डायरेक्ट टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इन सब पे अगर हमें डेफिनेशन प्लस इनके एस्पेक्ट्स तैयार करने हैं तो हम डायरेक्ट किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो रमेश सिंह भी एक बुक है, या फिर अगर NCERTs में थोड़ा सा कम है, कम दिया है इकनॉमिक्स की, तो इसलिए अदर बुक्स को रेफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा भाई मृणाल के वीडियोस मैंने देखे थे, तो उनके वीडियोस से भी काफ़ी हेल्प मिली काफ़ी पोर्शंस के लिए। प्लस इकनॉमी में भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें करंट अफेयर्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अभी अगर कोई बाई मंथली पॉलिसी आई है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, या कुछ उसमें न्यू चेंजेस आए हैं, जैसे उसमें अगर हमसे पूछते हैं कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ब्लैक मनी वगैरह है, तो इन पे नया बिल आया है, नई स्कीम आई है जैसे डिमोनेटाइजेशन वगैरह, तो थोड़ा इनको भी इंक्लूड करें तो उससे हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं इकनॉमी में। पेपर 4 एक जो है उस पर सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं लोगों के कि एथिक्स नया पेपर इंक्लूड किया है, तो इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए एथिक्स वाले पोर्शन की। तो इसमें मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स में पूरा जो सिलेबस है तो उसमें ना डिफरेंट कीवर्ड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा एथिक्स, वैल्यूज़, या
जो मोरालिटी, इन सब की डेफिनेशन, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि इन सब के अगर हमें डिफरेंसेस पता हो, छोटे छोटे, मतलब क्या इंटीग्रिटी होती है, क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उसको हम फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब की स्पेसिफिक डेफिनेशन 3 लाइन की, 4 लाइन की हमारे पास डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए, कि हम उससे हमारी एक समझ भी बढ़ती है कि क्या पूरा सिलेबस किस बारे में है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जनरलाइज्ड होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि पेपर टू जैसा एक पेपर है, लेकिन हमें उसमें जो आंसर लिखना पड़ेगा उसको हमें एथिकल पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं, वेरियस कीवर्ड्स हैं, उनको जैसे कुछ 25 से 30 कीवर्ड अगर हम पूरे पेपर को स्टडी करते हैं, सिलेबस को स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें मिलते हैं, तो उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन। उसके अलावा जब हम आंसर्स लिखते हैं तो अभी जो नए क्या क्या प्रोविजंस लिए जा रहे हैं, जैसे गवर्नेंस में अगर अकाउंटेबिलिटी सुधारने के लिए क्या लिए जा रहे हैं, या फिर जैसे ट्रांसपेरेंसी है तो उसके लिए RTI एक्ट आया, तो इस तरीके के जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक पोर्शन है जो वेरियस फिलोसोफर्स इसमें दिए हुए हैं, करीब 15-16 फिलोसोफर जो हैं वो दिए हुए हैं, महात्मा गांधी और उसके अलावा तुलसीदास, कबीरदास, तो इन सब के बारे में, तो इनकी फ़िलासफ़ीज़ पूछी जाती हैं, जैसे वेरियस की क्या इनके क्या व्यूज़ थे, एथिकल कंटेक्स्ट में इनके क्या व्यूज़ थे, इनके जैसे महात्मा गांधी जी हैं तो वो एंड को ज़्यादा मतलब उनके लिए मीन्स और एंड दोनों इम्पॉर्टेंट थे, ना कि केवल एंड। तो इस तरीके के उनके क्या एथिकल कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स थे, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने जो किया था कि सारे जितने भी उसमें दिए हैं फ़िलासफ़र्स या जो भी हमारे रिफॉर्मर्स या एडमिनिस्ट्रेटर जिनके बारे में उसमें बोला गया है, उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो एथिकल पूरी लाइफ है, जिस तरीके से उनके एथिकल थॉट्स हैं, उनके ऊपर मैंने एक राइटअप तैयार किया था कि उनकी जैसे उन्होंने इस कंटेक्स्ट में, जैसे रिलीजियस बेसिस में वो ये सोचते हैं, एथिकल कंटेक्स्ट में ये सोचते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन एथिकल कंटेक्स्ट में ये रहा है, तो उसके ऊपर एक राइटअप्स तैयार किए थे। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको पूछते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं रहता है कि अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर वो, या फिर हमने केवल पढ़ के भी गए हैं तो वहाँ पे हम वो इतने जल्दी नहीं लिख पाते हैं। इसके अलावा जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है केस स्टडी। 2 केस स्टडी पूछते हैं उसमें मेनली, और केस स्टडी का पैटर्न है कि वो एक कुछ कंटेक्स्ट देते हैं, उसके बाद 5 से 6 उस पर 4 से 5 क्वेश्चंस देते हैं। जैसे एक 35 मार्क्स की केस स्टडी जो देते हैं तो उसमें 7 मार्क के 5 क्वेश्चन देते हैं। तो जो केस स्टडी को सॉल्व करने का मेरा जो अप्रोच रहा है वो यही है कि सबसे पहले उसमें एथिकल कंटेक्स्ट को पहचानो कि इसमें कौन कौन से एथिकल डिलेमाज आ रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को फिर आंसर करना स्टार्ट करना है। इसके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मुझे ध्यान है 2014 में भी और 15 में भी ब्लैक मनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है जब इसका आंसर अगर हम नॉर्मल लिखते हैं, अगर हम नॉर्मल कंटेक्स्ट में लिखते हैं, तो फिर जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों ब्लैक मनी से की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इसका अगर हम नॉर्मल आंसर लिखते हैं तो हमारा वो आंसर पेपर 3 या पेपर 2 से मैच करेगा। लेकिन हमें जो इसका आंसर लिखना है वो हमें एथिकल पर्सपेक्टिव से लिखना है। तो इसके लिए जो एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी, वो इधर पे काम में आएंगे कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, किस तरीके से हम इन कीवर्ड्स को इसमें यूज़ कर सकते हैं, उन डिफरेंट कीवर्ड्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे केस स्टडी में। जब हम केस स्टडी ये लिखते हैं तो केस स्टडी में हम अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं, और अगर कुछ जैसे अभी अगर गवर्नेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट एथिकल पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेस आए हैं तो हम उनको भी लिख सकते हैं उसमें। जैसे गवर्नमेंट और सिटीजन का इंटरफेस को कम करने के लिए आजकल सोशल मीडिया और इनका भी, जैसे mygovernment.in, इन सब का यूज़ होता है। तो ये सब भी हम छोटे छोटे जो इनोवेटिव मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, तो उनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, अपने एथिक्स वाले पेपर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एथिक्स का पूरा एक जो पैटर्न है और जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। एथिक्स के लिए अगर बुक की बात करूँ तो मैंने उस समय जैसे विजन के नोट्स थे, उससे मैंने, क्योंकि हमें केवल पूरा
उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं, बस हमें डिफरेंट कीवर्ड्स को उनकी डेफिनेशन वगैरह चाहिए तो हमें कहीं से भी मिल सकती हैं। उसके अलावा लेक्सिकन की बुक आती है, सुब्बाराव की बुक आती है, तो कोई भी एक बुक लेके हम उसके जो डेफिनेशंस हैं उनको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर होता है MPPSC में वो है हिंदी का पेपर। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। जब एग्ज़ाम के पहले ही मैंने कुछ दिन पहले ही बस उसकी प्रिपरेशन की थी। उसमें मेजरली जो मैंने देखा है कि हिंदी ग्रामर के अलावा, जिसमें हिंदी व्याकरण जो पूरी पूछी जाती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब, उसके अलावा जो मेन एक पोर्शन है वो है पत्राचार का, कि उसमें पत्र लेखन पूछा जाता है, तो वो हमें एक प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए कोई भी एक बुक लेके कि फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, ज्ञापन का क्या फॉर्मेट होता है, सर्कुलर का क्या फॉर्मेट होता है, ऑर्डर का क्या फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट्स जो हैं अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आते हैं और इनको वहाँ पे सॉल्व करना जैसे मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने इस पर बस थोड़ा सा ध्यान दिया था कि डिफरेंट जो ये इस तरीके से पत्राचार फॉर्मेट है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। उसके अलावा एक जो पोर्शन है, छोटा सा ऐसे आता है, इसमें भी आजकल लेकिन वो प्रतिवेदन वगैरह पूछने लगे हैं, रिपोर्ट्स पूछने लगे हैं, तो ये सारे फॉर्मेट्स अगर हमारे क्लियर है तो हम उसको फिर वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हिंदी वाले पेपर में, तो उनको पहले से ही उसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, प्लस थोड़ा थोड़ा लिखते रहें हिंदी, क्योंकि हम बहुत दिन लिखते नहीं हैं हिंदी, इंग्लिश हमारे टच में रहती है, हम लिखते रहते हैं, तो हिंदी को भी हमें लिखते रहना चाहिए, जिसमें कि हमारी जो जनरल उसमें अशुद्धियाँ होती हैं तो वो ना हो लिखते समय, लेखनी में हमारी। इसके अलावा पेपर, हिंदी का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक 100 मार्क्स का पेपर होता है ऐसे का, उसमें एक 50 मार्क्स का ऐसे आता है, दो ऐसे आते हैं 25 मार्क्स के। तो जो 100 मार्क्स के और तीनों जो ऐसे रहते हैं वो हिंदी में रहते हैं, इसीलिए भी हिंदी का जो ऐसे राइटिंग का है वो, हिंदी लेखनी जो हमारी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है MPPSC के एग्ज़ाम में। तो इसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन की थी कि मैंने करीब 15-20 टॉपिक्स पे, ब्रॉड टॉपिक्स पे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या पॉल्यूशन, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गया, कुछ सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, मीडिया से रिलेटेड टॉपिक हो गया, तो इन सब पे मैंने पॉइंट्स तैयार कर लिए थे। थोड़ा उससे पॉइंट्स तैयार करने से क्या हुआ कि एक सोच भी डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस में आता है वो, कि क्या क्या मेन अगर हमारे ऊपर मीडिया में आता है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, कि मीडिया के मतलब क्या क्या उस अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या उसमें अभी कमियां हैं, कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है, मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। तो इन सब पे पॉइंट वाइज हर ऐसे के लिए कुछ 15 से 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर वहाँ पे हमारा सेम टॉपिक पे अगर आ गया या थोड़ा बहुत रिलेटेड टॉपिक पे अगर आता है तो उसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हो उस ऐसे को, क्योंकि जो 1000 शब्दों का ऐसे जो लिखना पड़ता है तो उसमें हमारा टाइम भी मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा ऐसे के लिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि आजकल वो करंट सोशल टॉपिक पे भी पूछने लगे, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, तो इन सब को भी इन सब के ऊपर भी हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए कुछ टॉपिक्स पे। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि जैसे जो हिंदी न्यूज़पेपर की वेरियस कटिंग्स होती हैं तो उसको वेरियस आर्टिकल्स आते हैं तो उनकी कटिंग तैयार करके रखें, तो ऐसे का जिस दिन पेपर है उसके कुछ दिन पहले या उसी दिन एक दिन पहले हम पढ़ लें। उसके अलावा योजना जो आती है हिंदी में जो आती है उसमें जैसे अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट पे अगर हम योजना का इशू आता है या वुमेन एम्पावरमेंट पे योजना का इशू आता है तो उसको अगर हम एक जैसे उसके अगर हम 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लें तो हमें वुमेन से रिलेटेड पूरे एस्पेक्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो वो हमें ऐसे में जो कुछ शब्द अच्छे हमें लिखने पड़ते या फिर कुछ क्या क्या हम डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जितने डायमेंशंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल प्लस इंटरनेशनल भी क्या चल रहा है। तो इस तरीके से सारे एस्पेक्ट कवर करने के लिए अगर हम योजना बुकलेट भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट निकालती है तो काफ़ी अच्छे राइटअप्स रहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं, तो इसलिए उनका भी यूज़ जैसे मैंने किया था। उसके अलावा हिंदी न्यूज़पेपर जो भी हम पढ़ते हैं उसमें कभी कभी बहुत अच्छे लेख आते हैं जिनमें बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, कोट्स आते हैं, तो उनको भी जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो बहुत वाइड है, जो बहुत अच्छा पूरा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है उनकी हम कटिंग करके रख सकते हैं, तो उनको हम बाद में ऐसे के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो मेंस की तैयारी के लिए है। इसके अलावा जो थर्ड फेज़ होता है वो होता है इंटरव्यू का। जब हम प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जो मेनली मैंने देखा, मैंने 4 इंटरव्यू फेस किए हैं MPPSC के। तो जो वहाँ पे बोर्ड मेंबर जो मेनली फोकस करते हैं, तो जैसे हर एग्ज़ाम के इंटरव्यू में होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि आप कितने कन्विंसिंगली बता सकते हैं कि आप कितने कन्विंसिंगली चाहते हैं सर्विसेज में आना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मन में क्लैरिटी हो कि आप क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। आप अगर दूसरे फील्ड से भी आ रहे हैं तो भी आपने क्यों ये चुना। और उसके अलावा नॉलेज टेस्ट उतना नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट तो ऑलरेडी आपका हो गया है प्री और मेंस में। तो नॉलेज टेस्ट की बात नहीं होती है। इंटरव्यू मेनली होती है कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं बनते हैं, और हम गूगल भी नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उसके लिए सॉरी जितना जितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते उतने कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। मैंने भी कई बार सॉरी बोला है डिफरेंट इंटरव्यू में। और उसके अलावा करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं इंटरव्यू में, और आपके मेनली बायोडाटा से कि आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर बहुत साल हो गए हैं ग्रेजुएशन में तो सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने नहीं रिवाइज़ किया इतने सालों से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। जैसे जब मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू अपना दिया था 2013 का, क्योंकि पहले हो गया था, तो उस समय मैं काफ़ी नर्वस थी, तो उसके कारण मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। लेकिन मैंने देखा कि आंसर्स उस समय ज़्यादा दिए थे तो भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। लेकिन 2012, 2014, 15 के इंटरव्यू में कई बार मैंने सॉरी बोला, लेकिन मतलब स्माइलिंग फेस के साथ सॉरी बोलो, प्लस कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि नहीं आ रहा है, तो भी उसमें ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ये भी एक की होती है इंटरव्यू की, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, जैसे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। प्लस उसके अलावा आप जैसे घर में डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस समय कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जैसे JNU मुद्दा बहुत पूछा जा रहा था, तो उस पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन वैसे तो स्टार्टिंग से ही, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब चलती रहती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू कॉल आता है तब ये कंटिन्यू, उस समय आप और ज़्यादा इस पर फोकस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इंटरव्यू में, कि आजकल करंट में क्या चल रहा है। उसी दिन का न्यूज़पेपर पूछ लेते हैं कि आज की न्यूज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी MPPSC की मेरी। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं था। जो कुछ चीज़ें जो मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था पेशेंस। जैसे मैंने 2012 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अब 2017 हो गया है, फाइनल रिजल्ट अब है। 2016 से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए थे, तो जो 2012 का रिजल्ट है वो 16 में आया था। और मैंने बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि MPPSC के एग्ज़ाम्स के कारण उनकी काफ़ी मतलब होप खो दी थी लोगों ने। तो ऐसा नहीं है, ये जो एग्ज़ाम है इसमें पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम नॉलेज का नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, लेकिन ये मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है इस एग्ज़ाम में। इसके पूरा जो एक तो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा 1 साल चलता रहता है, 1 साल से भी ज़्यादा चलता है, जब नोटिफिकेशन आने से लेके इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट तक। तो उस समय तक हमें पेशेंस बना के रखना पड़ता है। हम कई चीज़ों को छोड़ के इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अपने ग्रेजुएशन में जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, मैंने कंप्यूटर के फील्ड में ना जाके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी रहता है, घर वाले और बाकी सब फ्रेंड्स वगैरह सब पूछते हैं क्या कर रहे हो। कि मैंने मेन देखा है कि इसके कारण काफ़ी परेशान रहते हैं। हमें कई बार सोशल मीडिया से भी थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है, कि जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो हम लोगों में, क्योंकि टाइम काफ़ी इसमें मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है।
यूज़ करते हैं, लेकिन उतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। हमारे फ्रेंड्स अलग अलग सेक्टर्स में रहते हैं, तो वो उनकी लाइफ थोड़ा अलग हो जाती है हमारी लाइफ से। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए जो उसमें, वो है पेशेंस पे, कि पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हार्ड वर्क तो है ही, अगर पेशेंस रहेगा तो हार्ड वर्क तो रहेगा ही। और बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी पूरे एग्ज़ाम को लेके। उसके अलावा पेरेंट्स का बिलीफ था और ख़ुद का बिलीफ था, उनके कारण फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और यही बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत काम में आए, थोड़ा बहुत गाइडेंस दे। और बाकी सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सब अलग थॉट प्रोसेस से आते हैं और डिफरेंट लोगों का व्यूज़ ले सकते हैं। पर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, खुद डिसाइड करें कि आपको कैसे पढ़ना है। सिलेबस वही सबके लिए सेम है। आप कैसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रख सकते हैं पूरे एग्ज़ाम के समय, कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं, आपको डिसाइड करना है। बाकी लोग केवल आपको, जैसे मैं आपको केवल बुक्स बता सकती हूँ या फिर जो मैंने पढ़ी हैं, हो सकता है आपको कोई दूसरी बुक से भी पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये केवल मेरी स्ट्रैटेजी थी। होपफुली आप सबको मदद करे ये। और अगर कोई आगे फर्दर क्वेश्चंस रहते हैं या डाउट्स रहते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।